शाम ढले ध्यान सिंह हमें अपनी फिएट गाड़ी में एक मुस्लिम ढाबे पर लेकर गया और बहुत लजीज कबाब और टिक्के खिलाए। हम वापस पहुंचे तो उस जगह का मंजर ही बदला हुआ था। अहाते में अनगिनत चारपाइयां बिछी थीं, जिन पर भांत भांत के मजदूर आराम कर रहे थे। ध्यान सिंह ने उनमें से शायद अपनी अपनी टोली के नुमाया मजदूरों को बुलाकर मेरा तारुफ कराया और बताया कि वो अब हर रोज मेरे पास अपनी हाजिरी लगाएंगे और किसी भी मसले या शिकायत की सूरत में मुझसे बात करेंगे। उसके बाद मेरे कमरे में रात गए तक गपशप की महफिल जमी रही। मैंने कोशिश की कि ज्यादातर वो दोनों आपस में ही बातें करें ताकि मुझे ज्यादा फर्जी वाकयात तराशने की जहमत न करनी पड़े। रुखसत होने पर ध्यान सिंह नासिर को अपनी क़यामगाह पर ले जाना चाहता था, मगर नासिर ने मेरे साथ ठहरने पर इसरार किया। रात देर तक जागने के बावजूद अगले रोज ध्यान सिंह अलसुबह ठिकाने पर पहुंच गया। हम तीनों ने एक साथ नाश्ता किया और फिर ध्यान सिंह ने नासिर को रवानगी की इजाजत दे दी। उसे रुखसत करके हम दोनों दफ्तर में आए और ध्यान सिंह ने मजदूरों का हाजिरी रजिस्टर मेरे हवाले कर दिया। फिर हम दोनों ध्यान सिंह की फिएट कार में आ बैठे। हमारी गाड़ी फाटक से बाहर निकली तो मजदूरों से लदे तीनों ट्रक और दोनों जीपें भी हमारे पीछे पीछे चल रही थीं। हमने पटेल चौक से ढिंगू रोड का रुख किया तो मैं समझ गया कि हम एक बार फिर जम्मू कश्मीर जाने वाली शाहरा की तरफ जाएंगे। ताहम ढिंगू रोड से शाहरा वाले चौराहे से हम सीधे आगे बढ़ते चले गए। मेरी सारी तवज्जो रास्ता जहन नशीन करने पर थी। ताहम इस दौरान में हमारे दरमियान गुफ्तगू भी जारी थी। ध्यान सिंह मुझे मेरी जिम्मेदारियां तफसील से बता रहा था। मैंने उसकी बातें तवज्जो से सुनी और फिर संजीदगी से कहा, ध्यान सिंह भैया, अब तुम मेरे मालिक हो, मगर नासिर से ताल्लुक के नाते मैं तुम्हें अपना अजीज भी समझता हूँ। इसलिए अगर उस नौकर के ताल्लुक से हटकर अपने काम के मामलात में कुछ मशवरे दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। उन्हें मानना या न मानना तुम्हारी अपनी मर्जी है। दरअसल मैं अपनी जिम्मेदारी के एतबार से तुम्हारे कारोबारी मफादात का तो मुहाफिज हूँ ही, मगर मैं खुद को तुम्हारे कारकुनों के हुकूक का मुहाफिज भी समझता हूँ। इसलिए हो सकता है मेरी कुछ तजावीज़ तुम्हें अच्छी न लगे। ये सुनकर उसने पुरजोश लहजे में कहा, इस तरह की गैरों वाली बात न करें मुराद जी। मुझे यकीन है कि तुम्हारा हर मशवरा हमारे कारोबार की भलाई के लिए होगा। बेफिक्र होकर बोले, मुझे आपकी कोई सलाह कबूल नहीं होगी, मैं उसकी वजह भी बताऊंगा। मैंने खुश होकर कहा, तुमने तो मुझे वाकई बेफिक्र कर दिया बच्चे। तो पहला मशवरा सुनो। मेरा तजुर्बा है कि कारकुनों और मालिकों में बेहतर ताल्लुकात किसी भी कारोबार की कामयाबी के लिए लाजमी हैं, और कारकुनों से अच्छे ताल्लुकात का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने कारकुनों को मुनासिब उजरत बर वक्त अदा करने के साथ साथ उन्हें ऐसी सहूलियात भी दे दी जाएं जो बाकी इदारों में देने का रिवाज ना हो, ताकि वो खुश होकर ज्यादा लगन से काम करें। मुझे पता है कि तुम अपने मजदूरों को खाने पीने और रहने सहने की इजाफी सहूलतें दे रहे हो, मगर क्या ही अच्छा हो कि अगर तुम उनसे अपनी खैर खाही जताने के लिए थोड़ी सी मेहरबानी और कर दो। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। ध्यान सिंह ने कुछ कहने की बजाय सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने पर इक्तिफा किया। मैंने कहा, दरअसल मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं तो फर्राटे भरते पंखे के नीचे आराम से रात भर सोऊं और मेरे साथी कारकुन खुले आसमान तले रात गुजारें। हो सकता है उनमें से बहुत सौ को इस तरह पनाहगीरों की तरह सोना अच्छा न लगता हो, मगर वो हालात से समझौते पर मजबूर हैं। मेरी दरख्वास्त है कि जहां उन्हें इतनी सहूलत दी है, 2-3 हज़ार रुपए का मजीद खर्चा करके अंदर वाले हॉल में पंखे लगवा दो। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह ने सामने सड़क पर से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा। मुझे नाराजगी की बजाय उसके होंठों पर शगुफ्ता मुस्कुराहट नजर आई। उसने कहा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि नासिर भैया ने तुम्हारी जितनी तारीफ की थी वो कम है। तुमने अपनी ड्यूटी पूरी तरह शुरू होने से पहले ही मेरे कारोबार की बेहतरी और मजदूरों की भलाई के लिए सोचना शुरू कर दिया है। ऐसे खैरखा मुलाजिम किस्मत वाले मालिकों को मिलते हैं। मैंने उसकी तरफ से इजहार सताइश पर शुक्रिया अदा करने के बाद पूछा, तो फिर तुमने क्या सोचा? मेरे अपनी बात पर अड़े रहने पर वो इस बार कहा मार कर हंसा और फिर कदरे संजीदा लहजे में बोला, तुम फिक्र न करो मुराद जी, ये मामला मेरी नजर में है। दरअसल हमें ये सेटअप बनाए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी सिर्फ बुनियादी इंतजामात ही हो सकते हैं। अब तुम आ गए हो तो मुझे बहुत सहूलत हो जाएगी, बल्कि मेरी दरख्वास्त है कि ये मामला तुम अपने हाथ में ले लो। मैं तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल का बंदोबस्त कर रहा हूँ। आजकल मैं तुम्हें जब भी मौका मिले साइट पर 2-3 घंटे गुजार कर शहर का चक्कर लगाओ और पंखों की खरीदारी के इंतजामात करो। साथ ही हॉल में बिजली की फिटिंग का काम भी करवाओ। जो भी खर्चा हो मुझसे ले लेना। मैंने खुश होकर कहा, बहुत खूब, यानी मैं अपने साथी कारकुनों को आज ही ये खुशखबरी सुना सकता हूँ। मेरा सवाल सुनकर ध्यान सिंह ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे यकीन है तुम कमाल के एडमिन साबित होगे, इसलिए आज ही से मैं तुम्हें लेबर सुपरवाइजर की बजाय एडमिन मैनेजर मुकर्रर करता हूँ। इस पर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया।
मैं उससे एयरफोर्स बेस में दाखिले के तरीक़ाकार के बारे में पूछना चाहता था, मगर फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। मैंने सोचा हम कुछ ही देर में अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं, वहां पहुंचकर खुद ही सब सामने आ जाएगा। कोई खास बात होती तो ये खुद ही बता देता। मैं अभी ये सोचकर मुतमईन हुआ ही था कि ध्यान सिंह ने कुछ चौंकने किसी अंदाज में मुझे मुखातिब किया। बोला, मुराद जी, एक और जरूरी बात तो मैं तुम्हें समझाना भूल ही गया। शुक्र है वहां पहुंचने से पहले ही ये बात मुझे याद आ गई। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। इस मर्तबा उसके लहजे में संजीदगी थी। बोला, मुराद जी, दरअसल ये शहर जम्मू कश्मीर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वहाँ जो कुछ सरफिरे नौजवान आज़ादी के नाम पर भारत सरकार से भिड़े हुए हैं, उनकी वजह से इन करीबी इलाकों में कश्मीरियों को शक की नजरों से देखा जाता है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई, ताहम कुछ बोलने के बजाय उसकी तरफ से मजीद वजाहत का इंतजार मुनासिब समझा। उसने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम अपना ताल्लुक कश्मीर से न बताओ तो तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बेहतर होगा। यासिर और नासिर भाई तो ये बात पहले ही जानते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने अपने लहजे में तफक्कुर भरते हुए कहा, ये तो तुम ठीक कह रहे हो भाई ध्यान सिंह। चलो मैं अपने नाम के साथ भट्ट नहीं बताऊंगा, मगर इन एयरबेस वालों ने मेरे नाम पते की ज्यादा छानबीन की तो पोल खुल जाएगा और फिर हमारे लिए ज्यादा बड़ा मसला हो जाएगा। उसने एतमाद भरे लहजे में कहा, उसकी तुम फिक्र न करो, इतनी गहराई में कोई नहीं जाएगा। अर्जुन सिंह जी बीच में है। ये कहते हुए उसने शरारत से आंख दबाई। मैंने भी जवाब में मुस्कुराने पर इक्तफा किया। फिर मैंने उसकी तरफ से दिए गए इशारे से अपने हक में फायदा उठाने का फौरी फैसला करते हुए कहा, अगर कश्मीरी होना इन इलाकों में शक की बात है तो मेरा मशवरा है कि मेरे मुसलमान होने की बात भी किसी पर खोलने की क्या जरूरत है। रही सही उलझन से बचने के लिए मेरा नाम भी मुराद भट्ट की जगह शमशेर सिंह वल्द बलबीर सिंह बताओ। आखिर मोने सरदार भी तो होते हैं। पंजाबी मैं वैसे भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। ध्यान सिंह मेरी बात सुनकर चौंका और फिर पुरजोश लहजे में बोला, ये तो तुमने बहुत जबरदस्त बात सोची मुराद भैया। बस तो आज से तुम्हारा नाम शमशेर सिंह वल्द बलबीर सिंह है और मैं तुम्हारा पता भी अपने गांव मधुपुर का ही लिखवा देता हूँ। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुआ तो मैं पुरजोश लहजे में बोला, बल्कि यार ऐसा करते हैं, मैं उन्हें इशारों में बताऊंगा कि मैं अर्जुन सिंह का ससुराली रिश्तेदार हूँ और उसी ने मुझे तुम्हारे पास रखवाया है ताकि कोई मुझसे सींग फंसाने की कोशिश न करे और हमारे काम में कोई टांग अड़ाने की जरूरत न कर सके। ध्यान सिंह मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। बोला, तुमने ये कमाल बात सोची मुराद भैया, दिल खुश कर दिया मेरा। यानी हम दोनों अब एक ही गांव के रहने वाले और करीबी रिश्तेदार हैं। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। अल्लाह के करम से बात बनती जा रही थी, मगर मैंने अपनी खुशी का ज्यादा इजहार मुनासिब न समझा और संजीदा लहजे में कहा, बस तो फिर ठीक है, आज से मैं शमशेर सिंह वल्द बलबीर सिंह हूँ। तुम भी अब मुझे तन्हाई में मुराद नहीं बल्कि शमशेर सिंह ही कहोगे। मेरी अब तक की जिंदगी दिल्ली में मुलाजिमत करते गुजरी है, इसलिए मेरी पंजाबी उतनी ठेठ नहीं है। अब मुझे मेरे रिश्ते के मामा और जीजा जी एयर वाइस मार्शल अर्जुन सिंह जी ने दिल्ली से नौकरी छुड़वा कर तुम्हारे पास मैनेजर लगवा दिया है। ध्यान सिंह ने एक बार फिर मेरी हाँ में हाँ मिलाई। हम उस वक्त चक्की दरिया के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में एक दोराहे पर पहुंच गए जहां से एक सड़क बाईं तरफ जा रही थी। उस मोड़ पर एक बड़ा बोर्ड नस्ब था जिस पर बड़े बड़े हिंदी और अंग्रेजी हुरूफ में पठानकोट एयरपोर्ट तहरीर था, जिसके नीचे एक तीर का निशान बाईं तरफ इशारा कर रहा था। ताहम ध्यान सिंह ने इस रहनुमाई पर तवज्जो न की और सीधा आगे बढ़ता चला गया। ताहम उस मोड़ से कोई 2 फरलांग आगे बढ़ने के बाद हमने एक रेलवे फाटक से ट्रेन की पटड़ी उबूर की। उसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ चलने वाली इंसानी आबादी खत्म हो गई। अब हमारे दाएं तरफ ट्रेन की पटड़ी और दूसरी तरफ खारदार तारों की ऊपरी बाड़ वाली एक ऊंची दीवार साथ चल रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि ये पठानकोट एयरपोर्ट के अहाते की बैरूनी दीवार होगी। कुछ ही देर के बाद हमारे दाएं तरफ एक रेलवे स्टेशन आया और कोई 3 फरलांग चलने के बाद पठानकोट एयरपोर्ट के अहाते की बैरूनी दीवार भी बाईं तरफ मुड़ गई, जबकि लगभग फौरन ही ट्रेन की पटरी ने भी रफ्ता रफ्ता दाईं तरफ घूमते हुए सड़क को तन्हा छोड़ दिया। अब हम सरसब्ज लेकिन गैर मजरूआ इलाके में आगे बढ़ रहे थे। मेरा वो अंदाजा गलत साबित हो रहा था कि पठानकोट एयरबेस भी एयरपोर्ट ही का एक हिस्सा होगा। मैंने खुद को ध्यान सिंह से इस बारे सवाल करने से बाज रखा। कुछ ही देर के बाद हम एक अच्छी खासी बड़ी नहर के पुल पर पहुंचे। मैंने देखा कि ध्यान सिंह ने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली। मुझे फौरन ही उसकी वजह भी मालूम हो गई। पुल के फौरन बाद एक नई तामीरशुदा सड़क नहर के किनारे किनारे बाईं तरफ जा रही थी। उस सड़क के आगाज में ही फौलादी चादरों की मदद से खड़े 2 कमरे और एक शेड मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि बाईं तरफ जाने वाली सड़क के आगाज में ये कमरे दरअसल सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं, जिसके सामने दोहरा फौलादी बैरियर मौजूद है।
हमारी गाड़ी जैसे ही चेक पोस्ट के सामने पहुंच कर रुकी, वहां तैनात कोई दर्जन भर मुसल्ला फौजी चौकन्ना हो गए। ताहम उन्होंने आगे बढ़कर हमसे बाज़पुर्स करने की कोशिश नहीं की। मैं अंदाजा ही लगा सकता था कि ये गाड़ी और ध्यान सिंह उनके लिए अजनबी नहीं है। हम दोनों कोई 8-10 मिनट वहीं गाड़ी में बैठे रहे। बिलाखिर हमारे अमले से लदे ट्रक और जीपें भी बारी बारी हमारे पीछे आकर रुकने लगीं। जब हमारा काफिला इकट्ठा हो गया तो ध्यान सिंह ने मुझे कहा, चलो चचा शमशेर सिंह जी, अपनी नफरी की गिनती करवाने का वक्त आ गया। रजिस्टर उठा लेना। आज मैंने अपने ठिकाने पर इनकी हाजिरी पक्की कर ली थी। कल से ये काम भी तुम्हें करना है। हमें ये हर सूरत में यकीनी बनाना है कि एक बार रजिस्टर में हाजिरी लगाने के बाद यहाँ पहुँचने तक हमारी नफरी में एक बंदा भी कम या ज्यादा न हो। इसका तरीका यह है कि पहले हम दोनों रजिस्टर के साथ सिक्योरिटी चीफ के पास जाएंगे और अपने दस्तखतों के साथ अपनी बंदों की एक लिस्ट उसे पेश करेंगे। फिर हमारे सारे बंदे बारी बारी तलाशी देकर बैरियर पार करेंगे और साथ साथ अपने रजिस्टर में और सिक्योरिटी अमले को दी गई लिस्ट में हाजिरी लगवाते जाएंगे। यही काम हमें हर शाम को काम से वापसी पर भी करना होगा। मैंने उसकी बात तवज्जो से सुनी और फिर तायद में सर हिलाया। हम दोनों गाड़ी से उतरे और बैरियर के साथ मौजूद तंग से रास्ते की तरफ बढ़े। वहां तैनात 2 मुसल्ला सिपाहियों ने बारी बारी हम दोनों की अच्छी तरह जामा तलाशी ली, जबकि इस दौरान में उनके 4 साथी अपनी राइफलें संभाले मुस्तैद खड़े रहे। फिर हम दोनों बाईं तरफ मौजूद शेड की तरफ बढ़े, जिसके नीचे एक मेज के अकब में एक पतली नोकीली मूंछों और भारी जिस्म वाला हवालदार बराजमान था। मैंने देखा कि उसकी नजरें मेरा बगौर जायजा ले रही हैं। ताहम मैं रजिस्टर बगल में दबाए पुरएतमाद कदमों से ध्यान सिंह के शाना बशाना उसकी तरफ बढ़ता रहा। फिर उस हवालदार की नजरें करीब पहुंचते ही ध्यान सिंह की तरफ मुतवज्जे हो गई। मैंने उसके चेहरे पर गर्मजोश मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। फिर उसने नारा लगाने के अंदाज में कहा, सत श्री अकाल सरदार जी, आज कुछ जल्दी आमद नहीं हो गई। और ये महाशय कौन है? वो हिंदी बोल रहा था मगर लहजा कुछ बंगाली रंग लिए हुए था। ध्यान सिंह ने पहले सत श्री अकाल कहा और फिर राम राम कहकर उसके खैर मकदम का जवाब दिया और फिर बोला, हाँ लक्ष्मी राणे जी, आज चाचा शमशेर सिंह की कप्तान साहब के पास हाजिरी लगवानी है, इसलिए कुछ पहले ही निकले हैं। ये मेरे ननियाली रिश्तेदार हैं और अब मेरे मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब तुम लोगों को ज्यादातर इनसे ही निमटना होगा। हवालदार लक्ष्मी राणे उसकी बातें गौर से सुन रहा था और बज़ाहिर उचटती नजरों से मेरा जायजा भी ले रहा था। यकलख्त उसके चेहरे पर मानी खेज सी मुस्कुराहट उभरी और उसने ध्यान सिंह के अल्फाज दोहराए। बोला, ननियाली रिश्तेदार, खूब, बहुत खूब। एन उस वक्त ध्यान सिंह ने उसी जैसे शरारती लहजे में कहा, मुझे पता था तुम जैसे समझदार बंदे के लिए इशारा काफी होगा। फिर उसने अपनी जेब से एक कागज निकाल कर हवालदार के हवाले करते हुए कहा, तुम इतनी देर में लिस्ट देखो, मैं उन्हें कप्तान जी से मिलवा कर उनका तारुफ करवाता हूँ। हवालदार लखमीर ने लिस्ट लेते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ध्यान सिंह मुझे साथ लिए करीब वाले बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर मौजूद मुसल्ला गार्ड ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। हम अंदर पहुंचे तो एक दराज कद, सांवली रंगत, क्लीन शेव वाला 30-32 साल कप्तान एक और बड़ी सी मेज के अकब में कुर्सी पर लगभग नीम दराज था। उसने अंग्रेजी जबान की एक किताब अपने चेहरे के सामने खोल रखी थी। हमारी आहट पाकर वो चौंका और सीधा होकर बैठ गया। उसने कदरे हैरत से मुझे देखा और फिर ध्यान सिंह की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गया। साथ ही उसके होंठों पर एक खुशगवार मुस्कुराहट उभरी। सत श्री अकाल ध्यान सिंह पाजी, क्या हाल है? ध्यान सिंह ने जवाब में पुरजोश लहजे में कहा, कप्तान साहब, इनसे मिलो, ये मेरे ननियाली रिश्तेदार मामा शमशेर सिंह वल्द बलबीर सिंह हैं। ये मेरी माँ के चचेरे भाई यानी मेरे मामू हैं। हम दोनों भाइयों का बचपन मधुपुर में इनकी गोद में ही गुजरा है। हमारे बुजुर्गों में अब बस इनका साया हमारे सरों पर बाकी रह गया है। मैंने इन्हें दिल्ली से नौकरी छुड़वा कर बुलवाया है और ये अब मेरे मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। आपसे मिलवाने लाया हूँ। कप्तान उसकी बातें तवज्जो से सुन रहा था। हाँ, मैं गर्दन हिला रहा था। ताहम इस दौरान में उसकी नजरें बगौर मेरा जायजा ले रही थी। फिर उसने गंभीर लहजे में मुझे मुखातिब किया। बोला, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई शमशेर सिंह जी। दिल्ली में आप कहाँ काम करते हैं? मैंने अपना लहजा बावक्कार बनाते हुए कहा। आपने दिल्ली के इलाके कनॉट प्लेस का नाम तो सुना होगा। मैं वहाँ के जनपथ कबाब बाजार में 11 साल से एलीट बुक कॉर्नर का मैनेजर था। 3-4 महीने पहले वो बुक कॉर्नर बिक गया है और वहाँ अब एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है। ज्ञान सिंह को पता चला तो इसने पैगाम भेजकर मुझे बुलवा लिया। मेरी बात सुनकर कप्तान ने हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। आप ज्ञान सिंह और ध्यान सिंह के रिश्तेदार तो जरूर हैं, मगर आपकी शख्सियत और बोलचाल इनसे बहुत अलग है। ये फर्क असल में दिल्ली और जालंधर का है। ठीक है, आप अपना पूरा नाम लिख कर हवालदार लखमीर के हवाले कर दें। मैं आपका सिक्योरिटी पास बनवा कर साइट पर भिजवा दूंगा ताकि आपको हर बार फाटक पर एंट्री और तलाशी न करवानी पड़े।
कप्तान की बात सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरी बर वक्त तराशी हुई कहानी कारगर साबित हुई थी। मैंने उस शख्स पर अपना तासुर मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिश की। कहा, अगर खुशामद न समझो तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे तुम्हारी शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया है मिस्टर कप्तान। मुझे तुम जैसे हैंडसम और चाको चौबंद ऑफिसर बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुम मुझे अपना पूरा नाम और साथ ही अपनी जाय पैदाइश और ख़ानदान का भी बताओ तो मुझे खुशी होगी। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक मेरी तरफ से ये तहसीन आमेज गुफ्तगू सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम रमन सांसी है और मेरी पैदाइश ग्वालियर की है। मेरे पिता अंकर सांसी वहाँ के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। ये सुनकर मैंने भी पुरजोश लहजे में कहा, वाह, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। तुम एक आला तालीम याफ्ता हस्ती के बेटे हो, इसीलिए तुम्हारी गुफ्तगू में अपनी नफासत है। तुम्हारे साथ मेरी अच्छी निभेगी। हम दोनों के दरमियान अपनेपन का ये रिश्ता उस्तवार होते देखकर ध्यान सिंह बहुत खुश हुआ, मगर वो होशियार नौजवान मौका मुनासिब देखकर तुर्प का पत्ता फेंकने के लिए तैयार था। उसने फौरन कहा, मामा शमशेर सिंह के इतना पढ़ा लिखा होने की वजह से हमारी बरादरी और इलाके में बहुत इज्जत है। मामा अर्जुन सिंह जी भी इनका बहुत एहतराम करते हैं। उन्हें मामा शमशेर सिंह के बेरोजगार होने का पता चला तो उन्होंने खास तौर पर भाई ज्ञान सिंह को फोन किया कि मामा को दिल्ली से अपने पास बुला लें। ज्ञान सिंह ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि इतना समझदार और भरोसे का आदमी किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने ध्यान सिंह को प्यार भरी नजरों से देखा। इधर मैंने कप्तान को एयर वाइस मार्शल अर्जुन सिंह का नाम सुनकर चौंकते देखा। बिलाशुबा ये तीर भी निशाने पर बैठा था। तभी कप्तान रमन सांसी ने ध्यान सिंह को मुखातिब करके कहा, याद आया, कल शाम शेड नंबर 5 और 4 के ठेकेदार ने मुझसे बातों बातों में जिक्र किया था कि बंदों की कमी की वजह से उनका कंस्ट्रक्शन का काम मतलूबा तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने उसे तुमसे बात करने को कहा है, किसी वक्त मीटिंग कर लो। ध्यान सिंह ने मसरूर लहजे में कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया रमन जी, मैं उससे मिल लूंगा। कितने बंदे चाहिए उन्हें? कैप्टन ने कहा, उसने मुझे तादाद तो नहीं बताई, मगर मेरा ख्याल है 30 के करीब मजदूरों की जरूरत है उसे। मुझे पता है उसे कंस्ट्रक्शन की रफ्तार कम होने पर पहले भी वार्निंग मिल चुकी है। ध्यान सिंह ने कहा, उसे जितने भी बंदे चाहिए होंगे मैं 3-4 दिन में बंदोबस्त कर दूंगा। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करके मानी खेज लहजे में कहा, और तुम फिक्र न करो रमन जी, फी बंदा तुम्हारा 50 रुपया कमीशन कैश तुम्हें पेश कर दूंगा। 20 रुपया फी बंदा लेफ्टिनेंट नवजोत सिंह और 10 रुपया फी बंदा हवालदार लखमीर का अलग से है। ये सुनकर कैप्टन रमन ने जल्दी से मेरी तरफ देखा। इस पर ध्यान सिंह ने एक हल्का सा कहका लगाया। बोला, मामा शमशेर सिंह से क्या पर्दा, फिक्र न करो कप्तान जी, अब ये सारे मामलात इन्हें ही संभालने हैं, सारा लेन देन इन्हीं के हाथों में होगा। ये सुनकर कैप्टन रमन ने इत्मीनान से सर हिलाया। उसने हम दोनों को गर्मजोशी से रुखसत करते हुए मुझसे फरमाइश की कि जब भी वक्त मिले आते जाते उससे मिल लिया करूं। हम दोनों कप्तान के दफ्तर से निकलकर हवालदार लखमीर की तरफ बढ़े तो ध्यान सिंह ने मसरूर लहजे में मेरी कारगुजारी की दाद दी। मैंने फाटक पर पहुंचकर अपने काफिले की पहली जीप में सवार अपने साथियों को हाथ के इशारे से गाड़ी से उतरकर पैदल आगे जाने का हुक्म दिया और अपने रजिस्टर समेत हवालदार लखमीर के पास जा खड़ा हुआ।